ये कहानी है एक एलियन की जो किसी और गैलेक्सी से हमारे प्लानेट पर आता है। क्योंकि उनकी गैलेक्सी खत्म हो चुकी थी, वो एलियन दिखने में भी लगभग इंसान के जैसा ही था, लेकिन अब उसे इस धरती पर कब्जा करना था। इसके लिए उसे इस धरती के सभी इंसानों और जानवरों को मारना था। क्या वो अपने इस मिशन पे कामयाब हो पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी को जिसका नाम है द ब्लैक आउट। कहानी की शुरुआत में बहुत सारे रशियन सोल्जर और एक बेस कैंप को दिखाया जाता है और तभी वहां मेजर को एक मैसेज मिलता है कि कुछ अनजान चीज उनकी तरफ आ रही है, लेकिन दिखने में वो इंसानों से काफी बड़ी है। फिर इसके बाद 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मॉस्को सिटी में ओलेग नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एलिना नाम की लड़की के साथ डेट पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्राइवेट जेट अचानक बंद हो जाती है और सीधे नीचे गिरने लगती है। फिर हम देखते हैं कि धरती के कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह की लाइट्स चली जाती है और जिन जगह की लाइट जाती है वहां पर हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं, चाहे वो बैटरी से चलते हो या बिजली से। फिर ओलेग देखता है कि ड्रोन्स एक लाइन पर एक जगह चुपचाप खड़ी हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और नीचे आ जाता है जहाँ और भी कई सारे लोग होते हैं। यहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में ब्लैक आउट हो चुका है, कुछ जगहों को छोड़ करके सभी जगह के लाइट्स चले गए हैं। और साथ ही साथ एक खबर और भी आ रही होती है कि मिलिट्री वालों ने कुछ ड्रोन्स भेजे हैं, लेकिन वो ड्रोन्स अब तक वापस नहीं आए। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने अपने घरों पे ही रहें। इधर मेजर को भी बहुत चिंता सताती है कि उसने जो ड्रोन्स भेजे थे वो वापस क्यों नहीं आए। इसीलिए वो अपनी एक छोटी सी टीम को लेकर ब्लैकआउट एरिया में जाने लगते हैं। इस हेलीकॉप्टर में एक प्रेस वाली लड़की भी होती है जिसका नाम ओलिया है। इसके बाद ये लोग एक मॉल में जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि यहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, सभी मर चुके हैं। यहाँ तक कि फिश, डॉग, कैट सभी जिंदा जीव मर चुके हैं। कुछ लोग बैठे हुए मर गए। ये देखकर मेजर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे। तभी उस टीम का एक सोल्जर किसी दूसरे कमरे में जाता है और फिर एक अनजान इंसान आकर उस पर हमला कर देता है और उसका गन लेकर भाग जाता है। फिर वहाँ मौजूद सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस इंसान को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में उस घायल सैनिक से भी पूछा जाता है तो वो भी कहता है कि मैंने उस आदमी को देखा नहीं, बस वो आया और मेरी गन लेकर भाग गया। इस हादसे को हुए पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूरा है। वो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम को मेंटल इश्यू है, मतलब भूलने की बीमारी। यूरा एक मिलिट्री का सोल्जर है, लेकिन वो अभी छुट्टी पर है। धरती पर आए इस अचानक के प्रॉब्लम की वजह से उसे मिलिट्री की तरफ से कॉलिंग लेटर आया है, बट वो अपनी मॉम को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी मॉम को ये भी याद नहीं रहता कि उसने अपनी मेडिसिन ली है या नहीं। इसलिए वो अपनी मॉम को अपने पड़ोसी के पास छोड़कर मिलिट्री बेस चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यूरा को उसी बेस में बुलाया जाता है जहाँ पर ओलेग है। ओलेग और यूरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर यहाँ मेजर आती है जिसका नाम मरीना है। फिर मरीना इन सबको ब्लैकआउट एरिया में मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है और उनसे कहती है कि उन सभी की मौत न्यूरोटॉक्सिन जहर से हुई है। ये जहर उनकी बॉडी में खुद से ही क्रिएट किया जाता है, जो कि कोई आम बात नहीं है। लगता है किसी रहस्यमय चीज ने उनको ऐसा करने को मजबूर किया है। फिर दिन ढलते ही सारे स्पेशल फोर्स के जवान ब्लैकआउट एरिया में जाने को तैयार हो जाते हैं। इस टीम में ओलेग भी था और तभी उसकी नजर अलीना पर जाती है जो कि एक डॉक्टर है और वो भी इस मिशन पर इनके साथ जा रही होती है। फिर अचानक से यहाँ इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो जाता है और सभी सोल्जर सतर्क हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मेजर बताते हैं कि कुछ अनजान चीज हमारी तरफ आ रहे हैं और तभी जिस बेस में ये लोग होते हैं वहाँ की लाइट भी चली जाती है और यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी जंगलों की तरफ से कुछ अनजान चीज आती है और उन सभी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। बदले में ये सोल्जर्स भी उन पर हमला करते हैं। फिर अगली सुबह होने पर हमें पता चलता है कि रात में जिसने हमला किया था वो सभी भालू थे और वो 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों में थे। इधर मरीना और मेजर आपस में बातें करते हैं कि इतने सारे भालू एक साथ एक ही दिशा में क्यों भाग रहे थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इधर हॉस्पिटल में हम सासा नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जिसे अलग अलग तरह के सपने आ रहे होते हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सामने एक अनजान आदमी बैठा है। ये लड़का अपना नाम जेनिया बताता है तो सासा कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जेनिया कहता है कि मुझे आईडी ने भेजा है। फिर जेनिया सासा से कहता है कि पहली वेव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, दूसरी वेव में बहुत सारे इंसान और जानवर मारे गए और अब तीसरी वेव में जो लोग बच गए हैं वो लोग अब हथियार बन जाएंगे और वो लोग तुम पर हमला करने आएंगे। और इन सब के पीछे एक ही आदमी है जो अपने माइंड से इन सब को कंट्रोल कर रहा है और तुम अपनी विजन से ये देख सकते हो कि वो कौन है और वो कहाँ है और तुम इन सब को मरने से बचा सकते हो। तब सासा
उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और बाहर खड़े सोल्जर्स को बुला लेता है और चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो, न जाने क्या बकवास कर रहा है ये। तो सैनिक देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, सासा अकेले ही खुद से बातें किया जा रहा है। फिर वो सैनिक यहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मेजर भी मरीना के कहने पर अपनी दूसरी टुकड़ी को ब्लैकआउट एरिया में ले जाने को तैयार हो जाता है। जो टीम ब्लैकआउट एरिया में जा रही होती है उस टीम में यूरा भी शामिल है और साथ में ओलिया भी है। ये लोग दिन के वक्त ही ब्लैकआउट एरिया में पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि जो टैंक्स इन्होंने भेजे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। फिर मेजर एक गाड़ी में चढ़कर देखता है तो वहाँ सभी बिल्डिंग्स टूटी हुई नजर आती है। ओलिया भी इन चीजों को रिकॉर्ड करके न्यूज में भेज देती है। जब जिंदा बचे लोग न्यूज को देखते हैं तो वो भड़क जाते हैं और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इधर यूरा और ओलिया की आपस में दोस्ती होने लगती है क्योंकि काफी समय से ये लोग इस एरिया में रुके हुए हैं। वहीं दूसरी टीम में जहाँ ओलेग होता है उसके साथ में अलीना भी होती है। इधर हम सासा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर आकर एक खुली जगह पर बैठ जाता है। तब सासा के पास एक अनजान आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मैं ईड हूँ। तब सासा को लगता है कि उसका भ्रम है तो फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब ईड बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई वहम नहीं हूँ, मैं सच में हूँ और तुम ही हो जो तीसरी वेव को होने से रोक सकते हो। तब ईड यहाँ पर अपना मास्क उतारता है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा होता है, इंसानों की तरह ही बस थोड़ा अलग। वहीं पर मरीना भी होती है तो वो अपने सोल्जर्स को इस अनजान ईड को पकड़ने के लिए कहती है। तब ईड यहाँ पर कोई एक्शन नहीं करता बल्कि वो सारे सैनिकों के माइंड में भ्रम क्रिएट करता है जिससे सारे के सारे सैनिक गन को मरीना की तरफ पॉइंट कर देते हैं क्योंकि उन सैनिकों को ऐसा लगता है कि ईड मेजर है और मेजर ईड। तब ईड मरीना से कहता है कि शायद तुमने मेरी शक्तियों का अंदाजा लगा ही लिया होगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ पर मैं सिर्फ तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। मरीना ईड से कुछ सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। तब ईड कहता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम एलियन कहते हो। हम एक दूर गैलेक्सी के निवासी हैं। हम काफी समय गुजर जाने पर भी बूढ़े नहीं होते और ना ही मरते हैं जब तक हमें कोई मार ना दे। वो बताता है कि जल्द ही हमारे प्लानेट का सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हमें एक नए प्लानेट की तलाश है और फिर हमने तुम्हारे प्लानेट अर्थ को चुना। इसलिए मुझे और मेरे भाई रॉ को अर्थ पर भेजा गया ताकि हमारे बाकी लोगों के आने से पहले हम इस अर्थ को रहने लायक तैयार कर सकें। और तो और अंडर वाटर वर्ल्ड या फिर पिरामिड जैसे एंशिएंट हिस्टोरिक चीजों को भी हम ही ने बनाया है। मेरा भाई रॉ तुम सबको मारना चाहता है, उसे इंसान पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। और तो और अगले 48 घंटे में हमारी स्पेसशिप यहाँ इस धरती पर पहुँच जाएगी। रॉ अपने प्लान के मुताबिक ब्लैकआउट एरिया में बचे लोगों को एज अ पपेट उनके माइंड को कंट्रोल करके तुम लोगों को मारना चाहता है, लेकिन मरीना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ यूरा की टीम को ब्लैकआउट एरिया में एक जख्मी बच्चा मिलता है जिसका इलाज करने के बाद एक सोल्जर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्चा एक चाकू से उस सोल्जर को मार देता है जिसे ना चाहते हुए भी यूरा को उस बच्चे को मारना पड़ता है। फिर मरीना के पास यूरा का कॉल आता है। यूरा उससे बताता है कि एक छोटे से बच्चे ने हमारे एक सैनिक को मार दिया, इसके बाद मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। तभी मरीना को ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चों का माइंड कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। फिर मरीना को ईड की बातों पर भी भरोसा होने लगता है। मरीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें सासा के पास ले जाऊंगी और तुम दोनों मिलकर रा को जल्दी से जल्दी ढूंढो। फिर एक जगह पर सोल्जर्स गश्त लगा रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ लोकल लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं। लोकल लोगों के द्वारा इस हमले में कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। इधर ईड सासा के पास आ जाता है और वो सासा के दिमाग पर हाथ लगाकर कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके देखो कि रा आखिर कहाँ पर है। और तब सासा अपनी आंखें बंद करके एक बिल्डिंग की तस्वीर बनाता है। तब ईड को ये अंदाजा लग जाता है कि रा इसी बिल्डिंग में है, पर सासा को ये लगता है कि रा उसे ही देख रहा है और तब सासा डर कर अपनी आंखें खोल लेता है। तब ईड यहाँ पर फैसला करता है कि हमें उस बिल्डिंग पर जाना होगा जहाँ पर रा है, इसलिए सैनिकों की एक टीम इस बेस से निकलने लगती है। तब सासा ईड से कहता है कि रा ने मुझे देख लिया है और अब वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ईड सासा से कहता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए, तुम यहीं सुरक्षित हो। ये कहकर ईड और बाकी टीम इस बेस से निकल जाते हैं और थोड़ा दूर जाने पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी मिसाइल्स मिलिट्री बेस की तरफ जा रही है और फिर देखते ही देखते वो बेस पूरा का पूरा तबाह हो जाता है जिसमें सासा भी मारा जाता है। तब मरीना ईड पर गन तानते हुए कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब ईड बताता है कि ये सब रा ने किया है क्योंकि रा ने सासा को देख लिया था। अगर सासा हमारे साथ होता तो ये सारे मिसाइल्स हमारे ऊपर गिरते और हमारा भी कबाब बन चुका होता। अब रा को ये लग रहा होगा कि सासा के साथ साथ मैं भी मर चुका हूँ, इसलिए अब हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। वहीं यूरा और ओलिया एक बिल्डिंग में होते हैं जहाँ उनके बाकी सभी सोल्जर्स लोकल लोगों के द्वारा मारे जाते हैं, बस यूरा और ओलिया को छोड़कर। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि दूसरी टीम के साथ जाकर ये मिल जाएंगे। फिर ये लोग गाड़ी में बैठ करके ओलेग की टीम तक पहुंच जाते हैं
जहाँ ओलेग की टीम में भी बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। और तभी यहाँ पर मेजर भी पहुंच जाते हैं। तब मेजर बोलते हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम रा नाम के एक एलियन के पास जा रहे हैं जो सभी के माइंड को कंट्रोल कर रहा है और वो ही इस सारे तबाही का जिम्मेदार है। मतलब इनकी टीम्स को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर सभी के सभी सैनिक उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं और जब ये सब उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं तब यहाँ बहुत सारे लोकल लोग होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप पर बॉम्ब बांधकर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं टैंक के ऊपर। ये देखकर मेजर फैसला करते हैं कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द उस बिल्डिंग के अंदर जाना होगा। फिर वो अपने टैंक्स को इन लोकल लोगों के ऊपर ना चाहते हुए भी चढ़ा देते हैं और इनको कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर ये फाइनली बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आईडी यूरा और कुछ सोल्जर को अपने साथ टेरिस पर चलने को कहता है और बाकी बचे सोल्जर्स उन लोकल पपेट्स लोगों को रोकने के लिए रुक जाते हैं और फिर यूरा और आईडी कुछ लोगों को मारकर फाइनली बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रॉ खड़ा होता है। यूरा जब रॉ को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब रा यूरा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, बट यूरा बिल्डिंग के कोने को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। और फिर शुरू होती है आईडी और रॉ दोनों एलियन के बीच एक जबरदस्त फाइट। इन दोनों के पास सेम पावर होते हैं, इसलिए फाइट काफी लंबे समय तक चलता है। लेकिन फाइनली ईड रा के पेट से पावर सोर्स डिवाइस निकाल देता है। तब यूरा भी यहाँ पर आ जाता है और रॉ के पेट में एक ग्रेनेड डाल देता है जिससे रा वहीं पर मर जाता है। फिर आईडी अपने माइंड कंट्रोल से उन सभी पपेट्स को मार देता है। इधर बहुत ही कम सोल्जर्स बचे हुए थे, वो सभी के सभी अब ऊपर छत पे आ जाते हैं। तब ईड इनसे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब हमारा स्पेसशिप आने वाला है, अब से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। इस बात से सभी भड़क जाते हैं। जेनिया बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया पर मुझे लग रहा है कि तुम भी हमें धोखा देने वाले हो, क्योंकि तुम अगर रा को इस तरह से मार सकते थे तो तुम ये 1 महीने पहले भी कर सकते थे और पूरी धरती को बचा सकते थे। तब ईड कहता है कि हाँ, ये मेरा ही प्लान था, मैं काफी समय से इस प्लानेट पर हूँ, तुम लोगों को बढ़ता हुआ देखा हूँ। इंसान एक अजीब तरह का जीव है, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों के साथ तुम जैसे इंसान रहे, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। बस बचे कुछ लोगों को मैंने जिंदा छोड़ा ताकि वो मेरे गुलाम बन करके रह सके। आईडी की बातों से जेनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक चाकू लेकर के उसके पेट पर हमला कर देता है, लेकिन असल में वो चाकू मरीना को मार देता है क्योंकि इसका अंदाजा ईड को पहले से लग चुका होता है। इसलिए वहाँ पर वो एक भ्रम क्रिएट करता है जिससे जेनिया को मरीना ईड के तौर पे दिखाई देती है। इधर ओलेग भी आईडी को मारना चाहता है पर यूरा उसे रोक लेता है, ये बोलकर कि शायद ईड ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तब ओलेग यूरा से लड़ाई करने लगता है। इधर जेनिया आईडी पर हमला कर देता है लेकिन आईडी उसका गला दबा देता है। इसी दौरान ईड का एक डिवाइस नीचे गिर जाता है जिसकी खबर ईड को नहीं होती। ओलेग भी यूरा को घायल करके ईड पर गोली चलाने वाला होता है पर ईड ओलेग के पिता का रूप ले लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे। तब अचानक जेनिया को होश आ जाता है और वो ओलेग के पिता यानी कि ईड को पकड़ लेता है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और यहाँ फाइनली ईड मारा जाता है, साथ में जेनिया भी। अब यहाँ पर केवल 4 लोग बचे हैं और ये लोग जब आसमान पर देखते हैं एलियन का एक बड़ा सा शिप धरती पर पहुंच चुका है। तब हम देखते हैं कि उस शिप का एक दरवाजा खुलता है लेकिन उस शिप से कोई एलियन बाहर नहीं आता, लेकिन ईड का जो डिवाइस नीचे गिर गया था वो ब्लिंक करने लगता है। फिर ओलेग, एलिना और ओल्या स्पेस शिप के अंदर जाते हैं। फिर वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चेम्बर्स हैं जिनमें एलियंस सोए हुए हैं और उनमें एक टाइम सेट है जिसके पूरा होने पर ये सारे एलियंस जाग जाएंगे। ओलेग के हाथ में जो ईड का डिवाइस है उसे वो ये समझ जाता है कि सबको जगाने का काम ईड का ही था। ये तीनों देखते हैं कि इन एलियंस के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइप्स लगे हुए हैं तो ये फैसला करते हैं कि ये इन पाइप्स को काट देंगे। फिर ये तीनों एक एक करके पाइप्स को काटना शुरू करते हैं और पाइप के कटते ही एलियंस नींद में ही मारे जाते हैं। लगभग सभी चेम्बर्स के पाइप्स कट चुके थे, अब लास्ट वाला चेम्बर बचा हुआ था। वो तीनों देखते हैं कि उस चेम्बर्स में एलियन के बच्चे हैं, इसलिए वो इस स्लीपिंग चेम्बर की ऑक्सीजन पाइप को नहीं काटते। लेकिन तब तक टाइम भी पूरा हो जाता है और फिर इन चेम्बर से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और ये एलियन के बच्चे इंसानों को देखकर डर जाते हैं। ओलेग के हाथ में जो गन होती है वो उसे नीचे रख देता है, मतलब अब ये एलियन के बच्चे इंसानों के साथ सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये सुपर हिट रशियन मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।